चैप्टर का नेम है स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर है सिक्योरिटीज वैल्यूएशन। सर वैल्यूएशन तो आपने पहले भी पढ़ा दिया था, पर वो था स्टूडेंट्स बिजनेस वैल्यूएशन। वहां पर हम पूरे कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे थे, और ये है हमारे चैप्टर का नाम सिक्योरिटीज वैल्यूएशन। हाँ, शायरी शायरी तो हाँ बिल्कुल, हर चैप्टर के पहले आपको एक शायरी सुनाई है, खुद की बनाई हुई है, किसी और से पूछी नहीं है। पर यहाँ पर क्योंकि नाम तो वैल्यूएशन ही है, तो रिपीटिशन ही होएगा कि एएफएम में करनी पड़ रही है बहुत सारी कैलकुलेशंस। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सिक्योरिटीज वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन करना है स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन मतलब क्या? वैल्यूएशन मतलब कैलकुलेशन ऑफ ट्रू वर्थ, है ना। वैल्यूएशन का मतलब क्या समझा था हम लोगों ने? कैलकुलेशन ऑफ ट्रू वर्थ, किसी चीज की भी एक्चुअल वर्थ निकालना। वर्थ मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब वर्थ। किसी भी चीज की एक्चुअल में क्या वैल्यू है वो कैलकुलेट करना ही कहलाएगा वैल्यूएशन करना। जैसे हम लोग पहले क्या कर रहे थे, कंपनी की वैल्यू निकाल रहे थे कि कंपनी कितनी वर्थ रखती है, बुक्स में कितनी वर्थ है, मार्केट में कितनी वर्थ है, ये कैलकुलेट कर रहे थे। पर अब जो हमको वैल्यूएशन पढ़ना है ना, वो वैल्यूएशन अब हमको स्टूडेंट्स सिक्योरिटीज का पढ़ना है। सिक्योरिटीज वैल्यूएशन। पहले हम लोग बिजनेस वैल्यूएशन कर रहे थे, अब हम सिक्योरिटीज वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं। तो क्या फर्क है वो समझ लेते हैं एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, असेट्स दो तरह के होते हैं। आप लोग असेट्स तो समझते ही हो ना, एनीथिंग ओवर विच वी कैन एक्सरसाइज आवर राइट इज कॉल्ड एज एन असेट। कोई भी ऐसी चीज जिस पे मैं अपना हक जमा सकता हूं कि ये तो मेरा है, ये किसी और का नहीं है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? असेट। पर अगर मैं बोलूं नहीं नहीं ये तो किसी और का है, मेरा नहीं है, तो फिर उसे क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज। तो मैं यहां पर असेट की बात कर रहा हूं। किसको बोलेंगे असेट? कोई भी ऐसी चीज जिस पे मैं अपना हक जमा सकता हूं वो हम बोलेंगे असेट। मेरा घर मेरे नाम पे है तो वो मेरा असेट हो गया, मैं अपना हक जमा सकता हूं उस पर। मेरी कार मेरी है, मैं उस पर अपना हक जमा सकता हूं। मेरा मोबाइल फोन वो मेरा है, मैं उस पर अपना हक जमा सकता हूं। पर अगर मैं बोलूं कि बिल्डिंग तो किसी और की है, हम तो सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं, तो मतलब हमको उस पर रेंट देना पड़ेगा, तो वो रेंट हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। अगर नहीं दिया है तो दे दिया तो बात अलग है, नहीं दिया है तो जब तक नहीं दिया लाइबिलिटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो असेट का मतलब क्लियर है, जिस पे हमारा हक है वो मेरा असेट है। स्टूडेंट्स ये असेट दो तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स असेट दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। असेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल असेट और एक होता है इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल वो है जो रियल है, या हम बोले फिजिकल है ना। टेंजिबल असेट्स वो होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, हम उनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारे टेंजिबल असेट्स होते हैं। पर इनटेंजिबल वो असेट्स वो होते हैं जो फिजिकली नहीं अवेलेबल होते, है ना, वो फाइनेंशियली अवेलेबल होते हैं, वो सिर्फ फाइनेंशियल होते हैं। मतलब उनकी भी कीमत है,
पर वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे अपन बोले पेटेंट, तो हमने अपना पेटेंट करवा लिया, तो पेटेंट करवा लिया तो मतलब उसकी भी वर्थ तो है ही, पर बोले कोई पेटेंट दिखाओ, कहाँ है पेटेंट, क्या होता है, तो वो तो दिखा तो नहीं सकते। इंटेंजिबल होता है, ये बात आप लोगों ने 11th में पढ़ी हुई है सबने, है ना। टेंजिबल असेट्स होते हैं और इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, तो मैं फर्क समझाना चाह रहा हूँ। टेंजिबल वो होते हैं जो रियल में और फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, वेराज इंटेंजिबल वो होते हैं जो सिर्फ बुक्स में नजर आते हैं पर एक्चुअल में वो कहीं भी नजर नहीं आते। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैं बोलना चाह रहा हूं ऐसे फाइनेंशियल असेट्स को ही हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज। ऐसे फाइनेंशियल असेट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास लैंड है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास प्लांट है, मेरे पास स्टॉक है, तो क्या आप इनको असेट्स बोलोगे क्या? बोलोगे क्या, बताओ ना। अरे बोलो बोलो जल्दी से। क्या हम इनको अपनी सिक्योरिटीज बोलेंगे? असेट तो बोलेंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, ये सब मेरे असेट तो है ही और टेंजिबल है, पर क्या इनको कभी सिक्योरिटीज बोला है क्या? नहीं। पर जब हम बोलते हैं फाइनेंशियल है, तो सिक्योरिटीज में जैसे हम बोले कि शेयर्स है ना, डिबेंचर्स है ना, बॉन्ड्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है। तो अगर मैं इनमें पैसा लगा रहा हूं स्टूडेंट्स, तो बताइए शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब खरीद रहा हूं मैं, तो क्या ये मेरे असेट्स है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, इक्विटी शेयर ऑब्वियसली, अगर हम किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद रहे हैं, अगर हम बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, हम प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहे हैं, तो इनमें हमने पैसा तो डाल ही दिया। तो क्या मैं इन पे अपना हक जमा सकता हूं कि ये तो मेरा शेयर है, ये तो मेरा प्रेफरेंस शेयर है, ये तो मेरा डिबेंचर है? असेट है ये मेरे, दीज आर माई असेट्स। पर अब बताना बॉन्ड दिखता कैसा है, बताना ये इक्विटी शेयर नजर कैसे आते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। चलो पहले तो फिर भी हम बोले कि शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता था, और लोग उसी को ट्रेड करते रहते थे, पर आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज। तो अगर कोई पूछ ले, आज जाके किसी को बोल दो आप गलती से कि मैं तो सिक्योरिटीज वैल्यूएशन पढ़ा हूं, तो पूछ ले बता चल व्हाट इज सिक्योरिटी, तो क्या बोलोगे? सिक्योरिटी रेफर्स टू फाइनेंशियल असेट्स जो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करते, पर अपने बुक्स में उनकी भी वैल्यू होती है। ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनको भी फिर सिक्योरिटीज बोलने लग जाओ। तो क्या सिक्योरिटीज की एक खास बात और होती है कि ये फाइनेंशियल तो होते ही हैं, प्लस ये ट्रेडेबल होते हैं, है ना, ट्रेडेबल होते हैं, ये ट्रेडेबल होते हैं फ्रीक्वेंटली, ट्रेडेबल फ्रीक्वेंटली। ये भी एक खास बात होती है सिक्योरिटीज को स्पेशल बनाने के लिए। ट्रेडेबल फ्रीक्वेंटली मतलब आप समझ ही रहे होगे कि हम इनको फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो ऐसे तो स्टूडेंट स्टॉक को भी बाय सेल किया जा सकता है, पर वो तो फिजिकल एसेट हो गया, तो इसलिए उसको सिक्योरिटी नहीं बोला जाएगा। और क्या लगता है पेटेंट, ट्रेडमार्क ऐसे करते होंगे कि सुबह खरीद लो शाम को बेच दो, अच्छा फिर कल सुबह बेच देना, फिर शाम को खरीद लेना, ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, बॉन्ड, बॉन्ड इसी में आएगा स्टूडेंट, बॉन्ड भी इसी में आएगा, बोला ना मैंने। नहीं हो सकता है, गोल्ड बॉन्ड की रिडेम्पशन पीरियड 8 इयर्स है, ठीक है, पर आप अगर चाहो तो शेयर मार्केट में उसको बेच सकते हो। अगर वो आपके डीमैट अकाउंट में है तो आप उसको इजीली सेल कर सकते हो, पर अगर आपने उसको डीमैट में नहीं ले रखा तो फिर आपको बेचने में दिक्कत आएगी, है ना। गोल्ड बॉन्ड दो तरह से लिए जाते हैं, जिनके पास डीमैट अकाउंट होता है वो लोग डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करवाते हैं,
और जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं, वो उनका फोलियो बन जाता है, मतलब उनका बन जाता है, अकाउंट में पड़ा होता है, इसलिए फिर आप ट्रेड नहीं कर पाते हो। ठीक है, वरना गोल्ड बॉन्ड की भी मार्केट में वैल्यू चल रही है, और मार्केट में वैल्यू चल रही है तो आप चाहो तो उसको बेच के निकल सकते हो, पर उसका रिडेम्पशन पीरियड 8 ईयर्स है, मतलब गवर्नमेंट 8 साल बाद पैसे वापस करेगी। ठीक है, हाँ, तो बॉन्ड बिल्कुल इसी कैटेगरी में। तो क्या है सिक्योरिटीज, तो क्योंकि हम ट्रेड नहीं करते हैं हम उसको सिक्योरिटीज नहीं बोलेंगे। सिक्योरिटीज किसे बोलते हैं? चेक करिए अभी, इज इट ओके? तो वी आर क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है ना, इस सिक्योरिटीज का ही तो स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, वैल्यूएशन करना है, यानी इनकी ट्रू वर्थ निकालनी है। तो सर जब बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ रहे थे वहां भी तो हम इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन ही तो कर रहे थे, याद हो तो, आपको ध्यान हो तो, पहले हम लोग वैल्यू ऑफ कंपनी निकालते थे, फिर उसमें से हम वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देते थे, तो उससे वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जा रही थी, और डिवाइड कर रहे थे नंबर ऑफ शेयर से, तो उससे हमारा वैल्यू पर शेयर आ जा रहा था। तो सर शेयर की वैल्यू तो निकाला ही है वहां पर भी, बात तो सही है। हमने जब बिजनेस वैल्यूएशन किया तो हमने इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन तो कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये मान लो कि एक तरह से रिपीट ही करेंगे यहाँ, तो इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन तो रिपीट ही होएगा। पर मुझे बताओ, क्या उस चैप्टर में डिबेंचर का वैल्यूएशन पढ़ा आपने? क्या उस चैप्टर में आपने बॉन्ड का वैल्यूएशन पढ़ा? क्या यू स्टडीड प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यूएशन? और इसके अलावा और बताता हूं, यहां पर हम लोग राइट ऑफर का भी वैल्यूएशन पढ़ेंगे। कभी आपने सुना है कि कंपनी जो है ना वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या दे देती है, राइट दे देती है कि चलो आपको ऑफर देते हैं कि क्योंकि आप हमारे पहले से पुराने शेयर होल्डर हो तो आप और शेयर लेने के हकदार हो। ठीक है, ऐसे राइट ऑफर दे देती है कंपनी। तो हैव यू हर्ड कि वो राइट भी बेचा जा सकता है, हक भी बेच देते हैं, कि मुझे हक मिला है कि मैं शेयर सब्सक्राइब कर सकता हूं, पर मुझे नहीं खरीदना, मैं उस राइट को बेच दूं। ऐसे सुना है? सुना है ना? सुना है सबने, राइट को बेचा जाता है, वो भी सिक्योरिटीज में काउंट होता है। हम लोग उसका भी वैल्यूएशन यहां पर पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहां पर सिक्योरिटीज में हम लोग शेयर वारंट्स भी पढ़ेंगे, शेयर वारंट्स भी पढ़ेंगे। शेयर वारंट, शेयर वारंट क्या होता है? डिबेंचर की इंटरेस्ट को कम करने के लिए, डिबेंचर की इंटरेस्ट को कम करने के लिए कंपनी उसके साथ एक वारंट अटैच कर देती है। ये मैंने आपको शेयर वारंट पढ़ाया था एक बिजनेस वैल्यूएशन के क्वेश्चन में। तो कंपनी अपने डिबेंचर के इंटरेस्ट को कम करने के लिए अटैच कर देती है एक शेयर वारंट, और वो शेयर वारंट कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर्स में इन फ्यूचर। तो लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कराने से पहले ही उस शेयर वारंट को भी बेच देते हैं। वो भी ट्रेडेबल है, और वो भी ट्रेडेबल है तो वो भी सिक्योरिटीज में काउंट होगा। तो मतलब हम लोग इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर ये तो सुनते ही हैं, इनका तो वैल्यूएशन कराएंगे कराएंगे, और नया क्या रहेगा, राइट ऑफर, शेयर वारंट, ये भी यहां पर सीखें। सर यहां पे चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या? नहीं स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ाएंगे, मनी मार्केट सिक्योरिटीज भी पढ़ाएंगे, उनका भी वैल्यूएशन सिखाएंगे। मनी मार्केट सिक्योरिटीज क्या होते हैं सर? देखिए आपको ध्यान होगा, हाँ कैपिटल मार्केट वही बिल्कुल, आपको ध्यान होगा मार्केट दो पार्ट होता है, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट, है ना? तो हम बोल रहे हैं ये जो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर्स है, ये सब तो कैपिटल मार्केट में आता है।
पर क्या कुछ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज भी होते हैं? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का एग्जांपल दो एक। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का एग्जांपल दो। ट्रेजरी बिल, आरबीआई का ट्रेजरी बिल। इसके अलावा हम बोले कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स है ना, ट्रेड बिल्स। तो ये सब क्या होता है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो हम लोग उनका भी वैल्यूएशन सीखेंगे। क्या फर्क होता है कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में, मैं क्लियर कर दूं। वैसे तो बहुत टाइम से आप लोग को ये सब सिखाया जा रहा है, बीएसटी से ही पढ़ रहे होगे। जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है, जिनकी लाइफ मोर देन अ ईयर होती है, वो कैपिटल मार्केट में मिलता है। और जिनकी लाइफ लेस देन अ ईयर होती है, वो मनी मार्केट में मिलता है। मतलब वो शेयर मार्केट में नहीं मिलता फिर। तो आप अगर बोलो कि मैं स्टॉक एक्सचेंज से सर ट्रेड बिल खरीदना चाहता हूं, कमर्शियल पेपर खरीदना चाहता हूं, ट्रेजरी बिल्स खरीदना चाहता हूं, ये नहीं मिलेंगे आपको शेयर मार्केट में। क्योंकि शेयर मार्केट इज कैपिटल मार्केट और वहां पर सिर्फ वही सिक्योरिटीज ट्रेड होती है जिनकी मैच्योरिटी मोर देन अ ईयर होते हैं। तो बेसिकली हम आपको कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज का भी वैल्यूएशन पढ़ाएंगे और हम आपको मनी मार्केट सिक्योरिटीज का भी वैल्यूएशन पढ़ाएंगे। ठीक है, पिक्चर क्लियर है कि चैप्टर में पढ़ना क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, आजकल आपने सुना होगा कि कुछ सिक्योरिटीज और ऐड हो चुकी है, जैसे कि हम बोले फ्यूचर्स। कभी नाम सुना हो तो, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, एफ&ओ बोलते हैं जिसको, आजकल बहुत चर्चा में है। चर्चा में ऐसे है कि सेबी उसमें कुछ नए रूल्स ला रहा है। नए रूल्स में जैसे उन्होंने एक तो लॉट साइज बढ़ा दिए हैं, है ना, मतलब उसमें लॉट्स में ट्रेडिंग होती है, जैसे एक एक नहीं कर सकते, उसमें आपको 1000 करना होगा, 500 करना होगा। तो एक तो सेबी ने उसमें लॉट साइज बढ़ा दिया है। और दूसरा स्टूडेंट्स, इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उसमें क्या हो रहा है कि अभी तो बच्चा बच्चा फ्यूचर्स ऑप्शन करने में लगा हुआ है, पर अब वो रूल लाने वाले हैं कि जिनका 40 लाख से ऊपर इनकम होगा ना, वही लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को फ्यूचर्स ऑप्शंस में बहुत नुकसान हो रहा है। ये भी एक सिक्योरिटी है जो फाइनेंशियली तो एग्जिस्ट करती है, पर रियल में उसको कभी देख नहीं सकते आप। वो भी एक सिक्योरिटी है जिसको हम बोलते हैं एफ&ओ, या जिसको हम अपने कोर्स में बोलेंगे डेरिवेटिव्स। तो क्या है, वो एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया है, डेरिवेटिव्स। तो ऑल्दो डेरिवेटिव इज अ सिक्योरिटी, है ना, डेरिवेटिव भी एक सिक्योरिटी है, पर हम लोग इस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, ये लेटर डिस्कस होगा, लेटर। और आजकल आपने सुना होगा एक क्रिप्टो करेंसी चलता है। क्रिप्टो करेंसी में हो गया आपका बिटकॉइन, हो गया डॉज कॉइन, हो गया एक्सट्रीम कॉइन, हो गए मेटा कॉइन्स, हो गए एप्पल कॉइन्स, हो गए। हर कोई अपनी करेंसी निकाल रहा है क्योंकि वो डिजिटल है। वो ऐसे कोई फिजिकली तो एग्जिस्ट करता नहीं है। कभी देखा है बिटकॉइन कैसा दिखता है? नहीं, वो बस इलेक्ट्रॉनिक है। तो मतलब वो भी तो सिर्फ फाइनेंशियली एग्जिस्ट करता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और लोग खरीद बेच कर रहे हैं उसका, बिटकॉइन का भी, है ना। तो यानी इनको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसीज जो है वो भी एक सिक्योरिटी कहलाएगी, विच एग्जिस्ट फाइनेंशियली एंड कैन बी ट्रेडेड फ्रीक्वेंटली। पर अगेन ये भी हम लोग फॉरेक्स नाम के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहां पर अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, ये सिक्योरिटीज वैल्यूएशन लिमिटेड है टू, ये चैप्टर लिमिटेड है टू कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज। हालांकि फ्यूचर्स ऑप्शन भी कैपिटल मार्केट में आता है, पर उसका एक सेपरेट चैप्टर बना रखा है। ठीक है ना, तो हम लोग को आइडिया लग गया कि पढ़ना क्या है। तो चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन, चैप्टर का नाम है सिक्योरिटीज वैल्यूएशन। मेरे बुक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट दिस इज चैप्टर 4, और स्टडी मटेरियल में ढूंढोगे तो दिस इज चैप्टर नंबर 5। मैं तो लिंकिंग करके पढ़ाता हूँ कि ये पढ़ लिया तो अब अगला पढ़ो, ये पढ़ लिया तो फिर अगला पढ़ो। और बुक में तो किसी भी ऑर्डर में, स्टडी मटेरियल में तो किसी भी ऑर्डर में दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन, सिक्योरिटीज
सिक्योरिटीज refers to those financial securities refers to those financial assets. सिक्योरिटीज फाइनेंशियल मतलब कि जो सिर्फ मनी में मेजर हो सकता है, मेजरेबल तो है मनी में बट दिखता कैसा है पता नहीं. सिक्योरिटीज रेफर्स टू दोज फाइनेंशियल असेट्स which can be frequently traded in the market. Securities refers to those financial assets which can be frequently traded in the market. मार्केट मतलब अगर कैपिटल मार्केट का है तो कैपिटल मार्केट में ट्रेड होगा, मनी मार्केट में है तो मनी मार्केट में ट्रेड होगा. There are two types of market. There are two types of market. Capital market. There are two types of market. Capital market and money market. There are two types of market, capital market and money market. Those securities which have a maturity of more than a year, which have a maturity of more than a year. Those securities which have a maturity of more than a year are traded in capital market. ऑलरेडी आप लोगों को ये सब पता है पर मैं इसलिए लिखवा देता हूं कि बाय चांस नहीं पता हो तो रिस्क क्यों लेना, वरना बाद में दिक्कत आएगी. एग्जाम्पल हो गए आपके इक्विटी शेयर्स हो गए स्टूडेंट्स. डिबेंचर्स हो गए. डिबेंचर स्लैश बॉन्ड्स लिख लो. एक्चुअली डिबेंचर और बॉन्ड में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है ना. डिबेंचर बॉन्ड दोनों ही डेट है कंपनी के लिए. तो डिबेंचर स्लैश बॉन्ड्स मतलब जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तब भी हम लोग डिबेंचर और बॉन्ड को एक साथ ही पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे. तो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, डिबेंचर्स, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर्स, और मैंने बोला राइट ऑफर्स, शेयर वारंट्स, ट्रेजरी बिल्स एटसेट्रा. सही लिख रहा हूं ना? अरे सही लिख रहा हूं ना? Those securities which have a maturity of more than a year are traded in capital market. सही लिख रहा हूं ना ये एग्जाम्पल्स? ये सारे एग्जाम्पल. ट्रेजरी बिल नहीं आएगा सर, बस अलर्टनेस ही चेक कर रहा था आप लोग का, पर कोई कुछ बोला ही नहीं. बोले सब सही है सर, लिखे जा रहे हैं, सही है सब. ट्रेजरी बिल नहीं आएगा इसमें ना. पर दो सिक्योरिटीज which have a maturity of less than a year, are traded in मनी मार्केट. जैसे ट्रेजरी बिल की जो मैच्योरिटी होती है ना स्टूडेंट्स, वो 364 डेज मैक्सिमम होती है. मैक्सिमम जो ट्रेजरी बिल इशू किया जा सकता है वो 364 दिन के लिए किया जा सकता है ना. तो 364 दिन जो है तो मैक्सिमम टाइम पीरियड है, तो लेस देन अ ईयर में ही आएगा ना.
which are traded in money market. एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल्स, ये तो बहुत काम आएगा हमारे ट्रेजरी बिल्स, पोर्टफोलियो चैप्टर में भी काम आएगा ये ट्रेजरी बिल्स। और इसके अलावा कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेड बिल्स। ट्रेड बिल्स होते हैं जैसे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह होते थे ना, BRBP, है ना, वो भी तो ट्रेड होते हैं, एंडोर्स कर देते हैं ना हम लोग, दूसरों को दे देते हैं, फिर वो किसी और को दे देगा, ऐसे चलता रहता है। म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल्स पढ़े हुए आपने, खुद की म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए, अरेंजमेंट के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर देते हैं, तो ट्रेड बिल्स। और इसके अलावा रेपो ट्रांजैक्शंस। रेपो ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कभी सुना हो तो, जैसे RBI बैंक को लोन देता है और कभी कभी RBI बैंक से लोन ले लेता है, तो ये जो रेपो है, ठीक है, ये भी मनी मार्केट सिक्योरिटी कहलाता है। ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो एक आइडिया लग गया कि किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये तो सिक्योरिटीज का मतलब लिख लिया आपने, और फिर हम बोलेंगे द प्रोसेस या द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द ट्रू वर्थ, है ना, वैल्यू का मतलब ट्रू वर्थ ही होता है। तो द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द ट्रू वर्थ of these securities, the method of calculating the true worth of these securities is called securities valuation। तो ये जो अब आप मेथड लगाओगे, जो आप सीखोगे कि वैल्यू कैसे निकालनी है, वो सिक्योरिटीज वैल्यूएशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत रोल है। आपने बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ा था, याद है, कैश फ्लो मेथड पढ़ा था। तो कैश फ्लो मेथड में क्या सीख रहे थे कि कैश फ्लो तो फ्यूचर में आएगा और उससे हम वैल्यू निकाल रहे थे। वो वैल्यू कब की निकाल रहे थे, आज की। कैश फ्लो आ रहा है फ्यूचर में, वैल्यू निकाल रहा हूं मैं आज की, तो टाइम वैल्यू मनी लगा के पीवी करते थे ना। ध्यान रखो, ये कोई बोलना नहीं पड़े हर बार, वैल्यूएशन हमेशा टाइम वैल्यू मनी लगा के किया जाता है। ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं आपको हर चैप्टर में सिखाऊं, ये आपको अब याद रखना है। FM पढ़ रहे हो कि वैल्यूएशन तो बिना टाइम वैल्यू मनी के हो ही नहीं सकता। तो हम लिखेंगे हियर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी that is discounting technique, that is discounting technique will be used. Here time value of money, that is discounting technique, will be used to calculate the present value, of सिक्योरिटीज। तो आपको वैल्यू निकालने के लिए टाइम वैल्यू मनी लगाना पड़ेगा, यानी पीवी वगैरह करनी पड़ेगी, जिससे हमको सिक्योरिटीज की आज की वैल्यू पता लग जाएगी। कोई ये नहीं पूछ रहा आपसे कि 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी, कोई ये नहीं पूछ रहा कि 15 साल बाद क्या वैल्यू होगी। वैल्यू अगर पूछ रहे हैं तो मतलब वो आज की वैल्यू पूछ, ठीक है। तो दिस वाज अ इंट्रोडक्शन। अब लिखिए टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम आपको वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर्स, स्लैश बॉन्ड्स सिखाएंगे। डिबेंचर और बॉन्ड की वैल्यू निकालना सिखाएंगे, और इसमें इंटरनली, डिबेंचर्स और बॉन्ड में इंटरनली 5-6 टॉपिक है। मतलब ये डिबेंचर बॉन्ड इसका सबसे बड़ा चैप्टर, बड़ा टॉपिक है।
यही इसका सबसे बड़ा टॉपिक है, ये होते ही तो चैप्टर फटाफट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पहले तो इस चैप्टर को बॉन्ड वैल्यूएशन के नाम से ही बोलते थे। ओल्ड कोर्स में इसका नाम बॉन्ड वैल्यूएशन ही रख दिया था कि बॉन्ड ही तो पढ़ाए जा रहे हैं इस चैप्टर में, तो इसलिए बॉन्ड वैल्यूएशन रख दिया था। पर आजकल सिक्योरिटीज वैल्यूएशन भी बोल देते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है ना वो इक्विटी शेयर्स के भी क्वेश्चन आने लग गए थे, तो इंस्टीट्यूट ने रीनेम ही कर दिया, बोले सिक्योरिटीज वैल्यूएशन बोलो इसको। तो वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़ाएंगे, छोटा सा टॉपिक होगा ये, आधा घंटे का टॉपिक होगा ये। तो वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो डिबेंचर्स और बॉन्ड ही है। फिर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स भी आएगा। सर ये वही होगा क्या जो बिजनेस वैल्यूएशन में पढ़ा था, वही होगा। और इवन जो आपने इंटर में मेथड्स पढ़े हुए हैं इक्विटी शेयर की प्राइस निकालने के, वो भी यहाँ पर आएगा, है ना। मतलब सिमिलर लगेगा, इसमें नया कुछ नहीं लगेगा आपको, लगेगा कि हाँ ये भी पढ़ा हुआ तो है ही, आता नहीं है वो अलग चीज़ है, तो आता नहीं है वो अलग चीज़ है, पर पढ़ा हुआ है ये पक्का है। फोर्थ, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स बोल देते हैं वैसे ना, राइट ऑफर्स मतलब राइट्स, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स। और इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ शेयर वारंट्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर वारंट्स। और स्टूडेंट्स इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ मनी मार्केट सिक्योरिटीज, वैल्यूएशन ऑफ मनी मार्केट सिक्योरिटीज। ये टॉपिक ज़्यादा थ्योरी है और इसमें क्वेश्चंस कम है, और ये सब जो है इनमें क्वेश्चंस है, थ्योरी कम है। मतलब कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ में थ्योरी कम है और प्रैक्टिकल ज़्यादा है, और मनी मार्केट में थ्योरी ज़्यादा है प्रैक्टिकल कम है, क्योंकि वो मनी मार्केट सिक्योरिटी सारे एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं इस चैप्टर में। अराउंड मतलब 8-9 डेज लगता है अगेन चैप्टर को कंप्लीट करने में। देखो कराने को तो मैं किसी भी चैप्टर को 2 दिन में भी करा सकता हूँ, पर क्या होगा फिर बस प्रैक्टिस नहीं होएगी। आपको तो पता ही है कि मैं आपको एग्ज़ाम के भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आरटीपी भी करा रहा हूँ, मॉड्यूल के भी करा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो लगता है कि हाँ भाई हमें चैप्टर में कुछ समझ में आया। ठीक है, बस इसी ऑब्जेक्टिव से हम लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हैं चैप्टर में। चलिए टॉपिक नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए अब, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स स्लैश डिबेंचर्स, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स स्लैश डिबेंचर्स। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट सबसे पहले। अच्छा आप लोग पूछोगे सर जैसे हम बोलते हैं गोल्ड बॉन्ड, हम कभी गोल्ड डिबेंचर तो नहीं बोलते, है ना, हम तो गोल्ड बॉन्ड ही बोलते हैं। और जब कंपनी इशू करती है तो हम लोग कभी बॉन्ड नहीं बोलते, हम लोग हमेशा डिबेंचर बोलते हैं। तो मतलब कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है क्या कि कब बॉन्ड बोलना है कब डिबेंचर बोलना है? क्योंकि है तो दोनों ही डेट, पर क्या है कि बॉन्ड और डिबेंचर में जो मेन डिफरेंस अगर मैं बोलूं तो वो होता है टाइम का, मतलब मैच्योरिटी का। जब बॉन्ड इशू करते हैं ना तो उसकी मैच्योरिटी लॉन्ग होती है, जैसे आप ही बोले गोल्ड बॉन्ड है 8 साल का होता है, तो मतलब लॉन्ग है। पर जब डिबेंचर इशू होते हैं ना तो बोले 2 साल का इशू कर दिया, 1 साल का इशू कर दिया, 5 साल का इशू कर दिया, है ना। ऐसे नहीं सुनते कि 15 साल का डिबेंचर है, क्वेश्चंस में आ जाता है वो अलग बात है। बाकी नॉर्मली कंपनीज जो है डिबेंचर की लाइफ स्मॉल रखती है, मतलब कम रखती है, स्मॉल तो नहीं बोलूँगा शॉर्ट रखती है। पर अगर हम बॉन्ड की बात करें तो मैच्योरिटी ज़्यादा ही होती है,
मतलब अगर कोई बॉन्ड इशू कर रहा है ना तो समझ लेना कि उसका रिडेम्पशन पीरियड लंबा है, 25-25 साल के बॉन्ड इशू होते हैं। तो खाली मेन डिफरेंस मैच्योरिटी का है ना। बॉन्ड और डिबेंचर में होता है कि बॉन्ड लॉन्ग लाइफ का होता है और डिबेंचर शॉर्ट लाइफ होती है। शॉर्ट मतलब लेस देन अ ईयर नहीं बोल रहा हूं कि 1 साल तो होएगा ही होएगा, पर 1 साल में 5 साल हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा, इससे ज्यादा का कोई लाइफ का डिबेंचर इशू करता नहीं है। मतलब हम इसको ये नहीं बोल सकते कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, बट हाँ ये एक डिफरेंस होता है। और नॉर्मली ये भी होता है कि ना जो गवर्नमेंट है वो डिबेंचर इशू नहीं करेगी। गवर्नमेंट क्या इशू करेगी? बॉन्ड ही इशू करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसा लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए होगा, तो गवर्नमेंट बॉन्ड ही इशू करेगी और कंपनीज इशू करती है डिबेंचर। ये भी हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली कंपनीज डिबेंचर इशू करती है और नॉर्मली गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट वाइज, कैलकुलेशन वाइज, वैल्यूएशन वाइज दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए हम लोग दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोग का इंटर में पढ़ा हुआ है कि जो बॉन्ड और डिबेंचर्स होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। इंटर में ये आप लोग को सिखाया जाता है, मतलब वैसे 11th-12th में ही पढ़ाया जाता है, 12th में ही पढ़ाया जाता है कि डिबेंचर बहुत सारे तरह के होते हैं, पर पर्टिकुलरली इंटर में बताते थे कि 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका इररिडीमेबल। सर ये बनाना है क्या? यस। बॉन्ड और डिबेंचर स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं, या तो इररिडीमेबल होते हैं जिनको हम लोग परपेचुअल भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल है ना, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। और ये जो रिडीमेबल है ना, ये भी स्टूडेंट्स 3 तरह के बोल सकते हैं, या 4 तरह के बोल सकते हैं, या चलो 5 तरह के बोल सकते हैं। 5 तरह के बॉन्ड बोल सकते हैं हम रिडीमेबल में। या तो रिडीम होगा इन लमसम, और या फिर रिडीम होगा इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स। और या फिर वो जीरो कूपन होता है। जीरो कूपन का मतलब क्या होता है कि उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और या फिर वो कॉलेबल होता है। कॉलेबल का मतलब क्या होता है कि जिस दिन कंपनी को लगा कि ये डिबेंचर को वापस करना है, ये बॉन्ड को रिडीम कर दो, जल्दी कर दो, मतलब जैसे मैच्योरिटी तो 8 साल का है पर लग रहा है कि 5 साल बाद ही खत्म करो इसको, है ना, पुराना मतलब पूरा अपना डिबेंचर वापस ले लो और पब्लिक को पैसा वापस कर दो, तो उसको बोलते हैं कॉलेबल, है ना, जल्दी रिडीम करना इज कॉल्ड कॉलेबल। एंड एक लास्ट केस होता है कन्वर्टिबल। मतलब इन सब में से तो इंपॉर्टेंट केस तो कन्वर्टिबल ही है, जो ज़्यादा आजकल चल रहा है वो, मतलब एग्जाम में ज़्यादा जो चल रहा है वो कन्वर्टिबल है। ये हम लोग इंटर में भी डिस्कस करते थे, है ना, कि बॉन्ड डिबेंचर 2 तरह के होते हैं, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। और रिडीमेबल में लमसम भी होता है, इंस्टॉलमेंट भी होता है, जीरो कूपन भी होता है, कॉलेबल भी होता है और कन्वर्टिबल भी होता है। ठीक है ना। क्यों बताया ये मैंने आपको? क्योंकि मैंने बोला ना वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी इंटरनल टॉपिक्स है, तो ये इंटरनल टॉपिक्स ही है कि इरिडीमेबल का भी क्वेश्चन आ सकता है, लमसम भी आ सकता है, इंस्टॉलमेंट भी आ सकता है, जीरो कूपन भी आ सकता है, कॉलेबल भी आ सकता है और कन्वर्टिबल भी आ सकता है। तो लिखिए 1 का ए, मतलब टॉपिक 1 चल रहा है उसमें 1 का ए। 1 का ए इज irredeemable debentures। irredeemable debentures स्लैश कोई बॉन्ड्स। मैं कभी लिखना भूल भी जाऊं ना डिबेंचर की स्लैश बॉन्ड, तो भी आपको मानना है कि हाँ दोनों ही बोल रहे हैं सर, इररिडीमेबल डिबेंचर्स या बॉन्ड, या बोल दो परपेचुअल बॉन्ड।
स्टूडेंट्स यहां पर बॉन्ड की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट स्लैश यील्ड भी बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट स्लैश यील्ड। इररिडीमेबल डिबेंचर का अगर क्वेश्चन आता है तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट स्लैश यील्ड। सर ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूँ। याद रखना क्या लगाना है, टाइम वैल्यू मनी लगानी है। जिसको टाइम वैल्यू मनी याद होगा वही फॉर्मूले को समझ पाएगा, वरना फिर फॉर्मूले को लर्न कर लो बस कि ये होता है फॉर्मूला। अगर ये याद नहीं रख सकते कि टाइम वैल्यू मनी क्या होता है तो फिर आपको फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा। आप दोनों चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं टाइम वैल्यू मनी भी याद नहीं रखूँ और मुझे फॉर्मूले भी समझ में आने लग जाए, वो नहीं हो सकता। टाइम वैल्यू मनी याद होना जरूरी है। मैं याद दिलाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे बताइए अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट्स की ना T0 है, ये T1 है, ये T2 है, ये लिखना नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ बस फॉर्मूला क्या है। T1 T2 T3 T4 T5 है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे T5 पे 100 रुपये मिल रहे हैं, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। T5 पे 100 रुपये मिल रहे हैं, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे? पीवी फैक्टर लगा देते हैं। बोल रहे हैं सर पीवी फैक्टर लगा दो। जो भी 100 रुपीज़ आपको फ्यूचर में मिल रहा है उसको पीवी फैक्टर से सर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। बात तो सही है। जो भी मुझे फ्यूचर में मिल रहा है उसको हम पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। ध्यान नहीं है सबको? ये हमारा फॉर्मूला नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ, मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। देखो बार बार समझाता रहता हूँ मैं आपको। आप बोर होते रहते हो पर सोचो मैं आपके कितना कंसर्न्ड हूँ, आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। फिर T0 T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब मुझे हर साल 100 रुपये मिलेंगे स्टूडेंट्स, हर साल 100 रुपये मिलेंगे। मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं? CPVF कर देते हैं, बिल्कुल सभी का यही आंसर आ रहा है। CPVF कर दो सर, मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर कर दो तो इससे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। बट अब अगर मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मुझे ना T0 T1 T2 T3 T4 T5 और ऐसे इनफाइनाइट मुझे हर साल 100 रुपये मिल रहे हैं, इनफाइनाइट 100 रुपये मिल रहे हैं, तो अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे? यही तो याद करना था। सॉरी, क्या बोल रहे हो? नो वन। एनविटी अपॉन आई बोल रहे हैं कि सर जो भी आपकी ये अमाउंट है, अब इसमें हम क्यूमुलेटिव फैक्टर तो लगा नहीं सकते, कितने साल का लगाएंगे? तो आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था मैंने इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन मतलब जब कैपिटल बजटिंग पढ़ा रहा था तब पढ़ाया था ये, कि एनविटी अपॉन आई करते हैं ना तो उससे हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। एनविटी अपॉन आई, यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते थे, वो याद ही नहीं है? CF1 अपॉन आई माइनस जी, ये भी तो लगाया हुआ है, बिजनेस वैल्यूएशन में कराया था ना ऐसा खूब। ये कब लगाते थे? जब ग्रोथ होता था, और जब ग्रोथ नहीं होता है तो फिर जी कहाँ से लाओगे? तो बस फिर क्या लगाते हैं? एनविटी अपॉन आई। ये चीज़ क्लियर है? अगर किसी एक साल मिलता है तो पीवी फैक्टर लगा देते हैं, हर साल मिलता है तो क्यूमुलेटिव लगा देते हैं, और अगर वो इनफाइनाइट मिले तो एनविटी अपॉन आई लगा देते हैं। लगाते हैं क्या? यस। तो स्टूडेंट्स
अब सोचो मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, मैं आपको इररिडीमेबल डिबेंचर ही तो पढ़ा रहा हूं। क्या मैं बोलूं इररिडीमेबल डिबेंचर का मतलब यही तो हुआ कि आज डिबेंचर इशू करेंगे और उस पर हर साल इंटरेस्ट देते रहेंगे और इनफाइनाइट देंगे। क्या आपको ये रिजेंबल नहीं कर रहा इररिडीमेबल डिबेंचर से? नहीं लग रहा कि इररिडीमेबल डिबेंचर में ऐसा ही तो होता होगा कि पैसा ले लो आज और फिर बस इंटरेस्ट दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, कब तक दो? इनफाइनाइट दो। अच्छा, क्या इंटरेस्ट हर साल सेम होगा? क्या सेम ही होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है पीवी निकालने का? एनवीटी अपॉन आई। तो मैं बोल रहा हूं इस पीवी की जगह हमने लिख दिया वैल्यू, पीवी की जगह क्या लिख दिया हमने? वैल्यू। एनवीटी की जगह हमने क्या लिख दिया? इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट, सॉरी, एनवीटी में इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट यानी डिस्काउंट रेट। पीवी किससे करनी है? और उस डिस्काउंट रेट को ही हम लोग यहाँ पे यील्ड भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड? कि शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, या डिबेंचर होल्डर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि मिनिमम मुझे इतना तो कमाना ही है। याद है ना मिनिमम कितना कमाना है? बताया था इन्फ्लेशन के हिसाब से, रिस्क प्रीमियम के हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए, उससे ही तो उसकी पीवी करेगा। वो उसका यहाँ पर डिस्काउंट रेट या यील्ड कहलाएगा कि कहीं और भी पैसा लगाए तो इतना तो कमा ही लूंगा, वो उसका यील्ड है। तो यही मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन डिस्काउंट रेट या यील्ड। ये एन्युटी अपॉन आई लिखा है मैंने। आ रहा है फॉर्मूला समझ में सबको? इंटरेस्ट ब्रैकेट में रुपीज लिख लो, इंटरेस्ट का रेट नहीं लिखना है ऊपर, इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना है और उसको डिस्काउंट रेट से डिवाइड कर देना है। ये क्लियर है क्या सबको? फॉर्मूला क्लियर है क्या? जल्दी बोल दो यस और नो। लर्न थोड़ी करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है और उस पर क्वेश्चन कर लो बस। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अ कंपनी हैज अ परपेचुअल बॉन्ड, है ना, कंपनी में स्टूडेंट्स परपेचुअल बॉन्ड है, दैट पेज 140 रुपीज इंटरेस्ट एनुअली। कौन सा बॉन्ड है? परपेचुअल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? परपेचुअल बॉन्ड है और उस पे 140 रुपए का इंटरेस्ट देना है हर साल। द करेंट यील्ड ऑन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज 13%। यील्ड दे दिया ना, यील्ड अभी बताया ना, यील्ड मतलब डिस्काउंट रेट। तो 140 रुपए का हर साल इंटरेस्ट जाएगा, कब तक जाएगा? इनफाइनाइट जाएगा, परपेचुअल है और यील्ड हमारी 13% है। तो पूछ रहे हैं एट व्हाट प्राइस विल इट सेल, ये बॉन्ड कितने का बिकेगा, यानी उसकी वैल्यू जानना चाह रहे हो आप, कितने की वैल्यू है इसकी, उतने का ही तो बिकेगा। और फिर बोल रहा है इफ द यील्ड, रिक्वायर्ड यील्ड है ना, बोला ना शेयर इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट कि इतना तो चाहिए मुझे, वो बढ़ गया, बोला 15% चाहिए। पहले बोल रहा था 13 ही चाहिए, अब बोल रहा है 15 तो मिले कम से कम। देन व्हाट विल बी द न्यू प्राइस? प्राइस मतलब वही वैल्यू निकालनी है, 2 बार वैल्यू निकालनी है, एक बार 13% पे और एक बार 15%। अच्छा स्टूडेंट्स, बिना सॉल्व किए बता सकते हो क्या कि ज्यादा वैल्यू किस में आएगी, 13% या 15%? क्यों 15 पे क्यों नहीं आएगा? डिवाइड हो रहा है। और आप ये भी बोल सकते हो स्टूडेंट कि हमने टाइम वैल्यू मनी में पढ़ा हुआ है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, जब रेट बढ़ाते हैं ना तो मनी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अगर मेरे रिक्वायर्ड यील्ड बढ़ जाएगा तो मतलब मेरे लिए उसकी वर्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, उसी चीज को प्रूव करने के लिए कि इनवर्स रिलेशन है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि परपेचुअल बॉन्ड है। हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ के ये क्लियर करना है
कि बॉन्ड कौन सा है। एग्जाम में थोड़ी टॉपिक वाइज आएगा कि ये हाँ सर ने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, ये ले लो क्वेश्चन, वहाँ पर तो कुछ भी आ जाएगा। तो इसलिए आपको तो हमेशा चेक करना पड़ेगा ना पहले कि कौन सा है, ये कौन सा टॉपिक अप्लाई हो सकता है इस पे। परपेचुअल बॉन्ड, अच्छा इंटरेस्ट, एक केस लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट दिया हुआ है कितने रुपीस का, 140 रुपीज, और डिस्काउंट रेट या यील्ड बोल लो। अभी 2-3 बार तो मैं दोनों लिखूंगा बार बार, फिर लिखना छोड़ दूंगा, फिर यील्ड लिखना शुरू कर दूंगा बस। तो डिस्काउंट रेट स्लैश यील्ड इज इक्वल्स टू 13% है। तो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बी इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 13%। तो कितना आता है, 140 डिवाइड बाय 13% कितना आता है, 1076.92 ना। एक बॉन्ड स्टूडेंट्स 1076.92 का हो गया। वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गई है ना 1076.92। अच्छा ऑब्वियसली हम लोग फेस वैल्यू 1000 ही समझ रहे हैं ना, कि एक बॉन्ड 1000 रुपए का है और उस पे ही तो 140 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा होगा, यानी 14% के हिसाब से मिल रहा होगा। 100 रुपए पे थोड़ी ना 140 दे रहे होगे। तो ये मत सोचना कि 100 रुपए की चीज 1076 की हो गई, नहीं, 1000 रुपए की चीज 1076 की हो गई। और बी बोल रहा है कि इंटरेस्ट तो सेम ही है, बस हमारा डिस्काउंट रेट स्लैश रिक्वायर्ड यील्ड 15% हो गया है। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बी 140 डिवाइडेड बाय 15%। कितना आता है, 933.33, 933 रुपये 33 पैसे। तो स्टूडेंट्स मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब रेट कम है तो वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है, और जब रेट आपकी ज़्यादा है तो वैल्यू फेस वैल्यू से कम है। ज़्यादा कम किससे बोल रहे हो सर आप, 13-15, या किससे ज़्यादा किससे कम बोल रहे हो? मैं कूपन रेट से कंपेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, किससे, कूपन रेट से। ध्यान से मेरी वर्ड्स को सुनिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मैं एक बॉन्ड थ्योरम बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे आपने मैथ्स में खूब थ्योरम पढ़े हैं ना, कि हाँ ये फॉर्मूला होता ही है, वैसे यहाँ पर भी एक थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। ये रूल तो हमेशा लगेगा। क्या लगेगा, आपके बॉन्ड की कूपन रेट 14% है, आपके बॉन्ड की कूपन रेट 14%, कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट, तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कूपन रेट। तो कूपन रेट कितनी है, 14% है ना, 14%। 1000 रुपए पे 140 रुपए दे रहे हो, यानी 14% इंटरेस्ट दे रहे हो आप, और यील्ड जो है ना वो 13 थी। तो मतलब लोग मांग कम रहे हैं और कंपनी ज्यादा दे रही है। रिक्वायर्ड यील्ड है ना ये 13, इतना चाहिए, तो मांग रहे 13 और कंपनी दे रही है 14, तो कंपनी तो अच्छा कर रही है ना, इसीलिए वैल्यू ज्यादा है। ये लॉजिक भी अप्लाई होता है इस पे। भाई कैलकुलेशन वाइज तो ज्यादा आ ही रहा है, पर लॉजिकली बात करें तो क्यों ज्यादा है, मांग रहे हो 13 दे रहे हैं 14, तो वैल्यू तो ज्यादा आएगी ना। पर नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, मांग रहे 15 दे रहे हो 14, तो मतलब आप कम दे रहे हो, कम दे रहे हो, तो इसीलिए उस बॉन्ड की वैल्यू गिर गई। गिर गई मतलब 1000 रुपए से भी कम हो गई। तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर हमारा यील्ड कूपन रेट से कम है तो बॉन्ड प्रीमियम पे सेल होगा, और अगर हमारा जो कूपन रेट है उससे ज़्यादा यील्ड है हमारी, तो फिर बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट पे सेल होता है। तो अब बताओ, अगर कूपन रेट भी 14 हो और यील्ड भी 14 हो, तो बताओ क्या आएगा।
फिर तो 1000 रुपये ही वैल्यू आ जाएगी ना, पार पे ही बिकने लग जाएगा। देखो ये कहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ाता हूँ, आप चाहो तो कॉपी में दोबारा नोट डाउन कर लेना, बाकी ये मैंने लिख रखा है। एक तो ये बात समझ में आ गई, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड द डिस्काउंट रेट। ये बात तो समझ में आ गई। और फिर उसके बाद बॉन्ड वैल्यू थ्योरम्स लिखा हुआ है। तो अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब यील्ड, यील्ड समझ रहे थे ना, यील्ड, यील्ड अगर कूपन रेट के इक्वल है तो फिर बॉन्ड पार पे मिलेगा। और अगर यील्ड जो है, अगर यील्ड जो है वो, यील्ड जो है स्टूडेंट्स वो कूपन रेट से ज़्यादा है, लोग ज़्यादा मांग रहे हैं और बॉन्ड पे कम इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर क्या होगा, बॉन्ड डिस्काउंट पे बिक रहा होगा। और यही अगर यील्ड आपकी लेस है कूपन रेट से, हम कम मांग रहे हैं, कंपनी ज़्यादा दे रही है, तो फिर वो बॉन्ड प्रीमियम पे बिकेगा। ये एक चेक करने का तरीका है, बाकी ऐसा नहीं है कि इस पर कोई क्वेश्चन बन जाएगा, बस ये हम सिखाना चाह रहे हैं आपको कि प्रैक्टिकली ऐसे ही चलता है। लोग कोई वैल्यूएशन थोड़ी करने बैठ जाते हैं, ठीक है, वो कैसे देखते हैं, वो बोलते हैं अच्छा हम ज़्यादा मांग रहे हैं, बॉन्ड कम दे रहा है, चलो इसकी वैल्यू गिरा दो, तो लोग सेल करने लग जाते हैं, वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा हम मांग रहे हैं, अच्छा कंपनी उससे ज़्यादा दे रही है, तो ज़्यादा दे रही है तो चलो ये तो खरीदो, फिर खरीदो तो क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अगर कोई बॉन्ड आपको सेटिस्फाई कर पा रहा है तो मतलब वो तो फिर महंगा ही बिकेगा ना, धीरे धीरे महंगा हो जाएगा वो। और अगर कोई बॉन्ड आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो आप उसको एग्जिट करोगे, एग्जिट करोगे तो धीरे धीरे वो सस्ता हो जाएगा, वैल्यू गिर जाएगी उसकी। आया क्या समझ में? प्लीज़ थोड़ा सा येस नो बोल दोगे ना तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आ गया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए, तो ये एक्चुअली स्टूडेंट्स परपेचुअल बॉन्ड का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप लिखिए 1B, 1B, 1B जो है वो है वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स स्लैश बॉन्ड्स रिडीमेबल, रिडीमेबल इन लमसम, रिडीमेबल इन लमसम एंड इंस्टॉलमेंट्स, वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स स्लैश बॉन्ड्स रिडीमेबल इन लमसम स्लैश इंस्टॉलमेंट्स और स्लैश कॉलेबल। इन तीनों केस में हमारा एक ही फॉर्मूला लगता है, इसलिए एक साथ लिखवा रहे हैं। वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स बॉन्ड्स रिडीमेबल इन लमसम हो या इंस्टॉलमेंट हो, या आप मैच्योरिटी से पहले ही उसको रिडीम करा रहे हो तो फिर उसको कॉलेबल बोला जाएगा। तो यहां पर फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू पीवी ऑफ इंटरेस्ट, पीवी ऑफ इंटरेस्ट पर एनम प्लस पीवी ऑफ redemption, PV of redemption value, PV of redemption value, value of bond is equals to PV of interest plus PV of redemption value। अगर आप कोई डिफरेंट पेन से लिख रहे हो स्टूडेंट्स तब तो ये ऑलरेडी हाईलाइट हो गया है, पर अगर आप डिफरेंट पेन यूज़ नहीं कर रहे तो एटलीस्ट एक बॉक्स तो बना ही दिया ना हर फॉर्मूले में, जिससे आपको क्लियरली रिवीजन में दिखता रहे कि हाँ ये भी एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये भी एक फॉर्मूला पढ़ा है, ऐसे दिखता रहे आपको। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू। ये अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला चेंज क्यों हो गया? फॉर्मूला इसलिए चेंज हो गया कि अब ये इनफाइनाइट का केस नहीं है।
यहां पर क्या बोल रहे हैं, अब हम T0 है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है और T5 है। तो यहां हम बोल रहे हैं कि अब आपको हर साल इंटरेस्ट देंगे, हर साल आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, और लास्ट में जाके क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। तो रिडीम कर देंगे तो मान लो 1,000 रुपए लिए थे तो 1,000 रुपए वापस कर दिए। तो अब यहां पर अगर हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है यानी वैल्यू निकालनी है तो एन्युटी अपॉन आई थोड़ी लगा देंगे। अब तो ये डेफिनेट पीरियड है ना, अब थोड़ी इनफाइनाइट बोल रहा हूं मैं। तो अब क्या करोगे बताओ, मुझे 100 रुपए की पीवी करनी है, तो क्या इसमें क्यूमुलेटिव फैक्टर लगा दूं? और मुझे 1,000 रुपए की पीवी करनी है, तो क्या इसमें पीवी फैक्टर लगा दूं? तो यही बोलूंगा ना कि इंटरेस्ट की पीवी अलग कर लो और रिडेम्पशन वैल्यू की पीवी अलग कर लो और दोनों को ऐड कर दो, तो आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाएगा। अरे आएगा ना? ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूला? ये सिंपल सी बात है, वो परपेचुअल था, ये रिडीमेबल है, तो सेम फॉर्मूला तो कैसे लग सकता है ना? टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू होगा। तो निकालिए, अब एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 बोल रहा है 8% बॉन्ड है, फेस वैल्यू 1,000 रुपीज है और रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम है आफ्टर 10 ईयर्स, है ना? फेस वैल्यू स्टूडेंट 1,000 रुपए है बॉन्ड की। सर ऐसा कोई रूल है क्या 1,000 ही होगा? जरूर रूल नहीं है, 500 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, क्वेश्चन बता देता है नॉर्मली। 1,000 रुपए फेस वैल्यू है, 8% बॉन्ड है, तो ये 8% क्या है, क्या नाम दो इस 8% को, कूपन रेट। एंड रिडीम होगा ये 10% प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। आपने इंटर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा हुआ है ना, ऐसे ही तो होते थे क्वेश्चंस। बस वहां पर हम केडी निकालते थे, यहां पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं। वहां वैल्यू गिवन होती थी, यहां पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट पेबल एनुअली होगा, हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10 साल तक देना पड़ेगा, और डिस्काउंट रेट इज 10%, और वही यील्ड आपका 10% है। यील्ड बोलो चाहे डिस्काउंट रेट बोलो, सेम समझेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इन्होंने बोल रखा है करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 900 रुपए है। तो मुझे बताओ मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, वैल्यू निकालना ही तो सिखा रहा हूं, और वैल्यू तो ये खुद ही दे रहे हैं। तो हम क्या करें फिर, वैल्यू तो खुद ही दे दिया, हम क्या करेंगे? तो पूछ रहा है फाइंड आउट वेदर इट शुड बी बॉट और नॉट, खरीदे कि नहीं खरीदे, ये पूछ रहे हैं आपसे। एक्चुअली आप पूछोगे मुझसे कि सर सिक्योरिटीज वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ी क्यों रहे हैं? तो वो इसीलिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कि लोगों को यही नहीं पता होता कि सिक्योरिटी खरीदे कि नहीं खरीदे। भाई आज मान लो रिलायंस का शेयर है, वो 3,000 रुपए में मिल रहा है, तो क्या 3,000 रुपए में मिल रहा है तो खरीद ले क्या? ये पता ही नहीं होता लोगों को। जो देखता है जब पैसा है तब खरीद लो, पर ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में वो कमाता है जो करेक्ट टाइमिंग के साथ चलता है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कब खरीदना है ना, कब बेचना है, ये पता होना चाहिए आपको। उसी के लिए आपको ये वैल्यूएशन सिखाया जा रहा है पहले। तो मैं हिंट देता हूं कैसे टाइमिंग पता चलता है। कि वैल्यूएशन हमने मान लो किया, यहां पर मान लो हम खुद अपने हिसाब से वैल्यू निकाले और वो वैल्यू आ जाए 950 रुपए, तो मेरे हिसाब से बॉन्ड की वैल्यू 950 रुपए आ रही है। मेरे यील्ड को सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड की वैल्यू 950 भी होगी तो भी चलेगा, और वो बॉन्ड आपको 900 रुपए में मिल रहा है, हम क्या बोलेंगे, सस्ता मिल रहा है। 950 देने को तैयार है, हम तो 900 में ही दे रहा है, खरीद लो ना। और यही अगर उल्टा हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग 850 वैल्यू आ रही है और वो 900 में दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, महंगा है भाई, खरीदे। ठीक है, वही पूछ, खरीदे कि नहीं खरीदे। चलो डिसीजन देते हैं, खरीदे कि नहीं खरीदे।
ऑल्दो सॉल्व्ड है पर हम कर लेते हैं एक बार। तो क्या आप लोग को पढ़ के ये लगा कि ये रिडीमेबल का ही क्वेश्चन है ना, रिडीमेबल का क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट्स फेस वैल्यू तो बॉन्ड की 1000 रुपये है, फेस वैल्यू तो 1000 रुपये है, तो इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा, आई मतलब इंटरेस्ट रुपीज, तो 8% ऑफ 1000, तो आपको हर साल 80 रुपये का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, 80 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। और लास्ट में रिडीम होएगा, तो बोल रहा है प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो प्रीमियम पे रिडीम होगा तो 100 रुपये पे 1000 रुपये पे 10%, यानी 1100 रुपये में रिडीम होएगा, 1100 में रिडीम होगा। सर कितने साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। ये इसका डेटा है। फेस वैल्यू 1000 है, इस पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं 80 रुपये का, और इसमें हम रिडेम्पशन करेंगे 1100 में, और इसमें n 10 साल है। तो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला क्या बोल रहे थे हम, कि इंटरेस्ट की पीवी कर लो और रिडेम्पशन वैल्यू की पीवी कर लो। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि भाई 10 साल तक तो इंटरेस्ट मिलेगा 80 रुपये का, और 10वें साल में 1100 रुपये में रिडीम हो जाए। ऐसे ही लिखते थे, इंटर में भी ध्यान हो तो केडी निकालते थे ना आईटीएम मेथड से। 1 से 10 साल 80 रुपये, और 10वें साल में 1100 रुपये में रिडीम हो जाएगा। इसकी पीवी करनी है बस, और क्या करना है, पीवी तो है ये चैप्टर, वैल्यूएशन मतलब पीवी तो करनी है, दिखवा दिया मैंने इंट्रोडक्शन में, पीवी तो करनी है, टाइम वैल्यू मनी तो लगाना है। तो पीवी करेंगे किस रेट से, 10% से, क्वेश्चन में बोला है 10% से। तो पहले 10th ईयर का फैक्टर बताइए, 0.38, 3 डेसिमल लेना है, ठीक है 3 डेसिमल ले लो, 0.386 और -1 डिवाइड बाय 0.10, तो यह आएगा 6.145, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 6.145, तो यह आएगा 491.60, और 1100 इंटू 0.386, 424.60। ये मेरा पहले भी बोला हुआ है स्टूडेंट्स कि एग्जाम में पीवी फैक्टर गिवन होंगे, तो वो 4 डेसिमल दे तो 4 ले लेना, वो 3 डेसिमल दे तो 3 ले लेना, अभी अपना चॉइस है। तो चलो 3 डेसिमल से शुरुआत करिए, तो लेके प्रभु का नाम हम 3 डेसिमल से ही शुरू करते हैं। 491.60 प्लस 424.60, तो 916. कभी कोई पीछे से आंसर मैच नहीं होना कि मतलब सर 2-4 रुपये का फ़र्क आ रहा है, तो 2-4 रुपये का फ़र्क समझ लेना कि वो पीवी फैक्टर के डेसिमल की वजह से ही होगा, कि शायद 4 से ले लिया हो, शायद 3 से ले लिया हो, अलग अलग हो सकता है। हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर लेते हैं, हम तो हमेशा 3 डेसिमल ही लेंगे। वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 916.20। खत्म नहीं हुआ, रुको, अब इसमें एक जवाब देना है। क्या जवाब देना है, ये जो वैल्यू आई ना, इसको हम लोग बोला करेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ये जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, दिस विल बी कॉल्ड एज थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड। थ्योरेटिकल मतलब कि हमने फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाला है, ये हम सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर क्या ऐसा ही है, क्या सच में ऐसा ही है, नहीं है सर। एक्चुअल वैल्यू ऑफ बॉन्ड बोल रहे हैं 900 रुपये। हम बोल रहे हैं कि हमारे 10% यील्ड को सेटिस्फाई करने के लिए अगर ये बॉन्ड 916 रुपये में खरीद लूँ तो मेरा 10% रिटर्न आ जाएगा, मेरा 10% रिटर्न आ जाएगा। पर एक्चुअल में स्टूडेंट 900 रुपये में ही मिल रहा है। तो बताओ क्या खरीदना चाहोगे, डालना चाहोगे ऐसी चीज में पैसा? पूछ रहा है ना, फाइंड आउट वेदर इट शुड बी बॉट और नॉट। क्या बोलते हो, खरीदना चाहिए क्या? यस, खरीदना ही चाहिए, सस्ता मिल रहा है। नहीं समझ में आ रहा? 916 रुपये मेरे अकॉर्डिंग इसकी वर्थ है।
कि 916 रुपये भी लगाऊंगा ना तो भी मेरा 10% रिटर्न आ जाएगा, और स्टूडेंट ये 900 रुपये में ही मिल रहा है, सस्ता ही मिल रहा है ना। तो सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो, सस्ती चीज खरीद लो। अभी नहीं आएगा कि दिवाली आएगी तो क्या होगा, सेल चालू हो जाएगा, हर कई चीजों में सेल आ जाती है, तो क्या अपन खरीदते नहीं है क्या? सस्ती चीज ही तो खरीदते हैं, महंगी चीज थोड़ी खरीदते हैं। जब महंगा मिल रहा है तब थोड़ी खरीदोगे, जब सस्ता मिल रहा है तभी तो खरीदोगे, जनरल ट्रेड रूल है, सस्ता है तभी खरीदो। तो हम क्या बोलेंगे, बीइंग अंडर वैल्यूड, बीइंग अंडर वैल्यूड द बॉन्ड शुड बी परचेज्ड, बीइंग अंडर वैल्यूड द बॉन्ड शुड बी परचेज्ड। क्योंकि अंडर वैल्यूड है, हमको बॉन्ड खरीदना चाहिए। खरीदना चाहिए क्या? अरे है क्या पैसा? अगर है तो खरीद लो, नहीं है तो इंतजार करो, कभी जब पैसा आएगा और जब सस्ता होगा तब खरीदना, महंगे में मत खरीद लेना। अरे आप लोग एएफएम पढ़ रहे हो, जो बेवकूफ़ है वो कभी भी खरीदते हैं, आप तो एएफएम पढ़ रहे हो ना, आप तो कैलकुलेट करके देखोगे कि भाई कब इसकी टाइमिंग सही रहेगी तभी खरीदेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल 3 देखिए अब, 2 मतलब सॉरी, एग्जाम्पल 2 नेक्स्ट पेज पे है। 8% बॉन्ड है, फेस वैल्यू वही 1000 रुपीज है। रिडीमेबल का ही एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, रिडीमेबल टॉपिक बड़ा है थोड़ा सा, ऐसा नहीं उसमें एक ही क्वेश्चन है। 8% बॉन्ड है, फेस वैल्यू 1000 रुपये है, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम है, वही 10 साल बाद रिडीम होगा, वही इंटरेस्ट देना है, पर यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट सेमी एनुअली देना है। पिछले को पढ़ो, सब कुछ डेटा सेम था, बस वहां लिखा हुआ था इंटरेस्ट एनुअली देना है। क्या होता है ना कि कुछ कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग सेमी एनुअल इंटरेस्ट पे करेंगे, तो यहाँ पर वही हो गया, सेमी एनुअल बोल दिया। जैसे ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है ना, गोल्ड बॉन्ड आपने नाम बोला 8 साल वाला, इसमें ना सेमी एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, हर 6-6 महीने में इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। हालांकि देती जरा सही है, 2.5% देती है, 2.5% भी पर एनम है, 2.5% पर एनम, पर देती है, नाम तो करती है कि हम देते हैं, बॉन्ड है ना तो देना तो पड़ेगा। पर सर फिर लोग क्यों पागल हो जाते हैं गोल्ड बॉन्ड के पीछे आते ही, पूरा फुल्ली सब्सक्राइब हो जाता है, क्योंकि उसकी इंटरेस्ट रेट भले ही कम है पर उसका जो रिडेम्पशन वैल्यू है ना वो गोल्ड की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर गोल्ड महंगा हो जाएगा तो रिडेम्पशन वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, इसलिए लोग खरीद रहे हैं। मतलब वो तो ऐसे सोच रहे हैं कि हम तो गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं, हम कोई इंटरेस्ट के लिए थोड़ी पैसा लगा रहे हैं, और ऊपर से सेफ और है क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। डिस्काउंट रेट इज 10% एंड करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड वही 900। फिर से पूछ रहे हैं खरीदे कि नहीं खरीदे, खरीदे कि नहीं खरीदे। तो एग्जाम्पल 2 है स्टूडेंट्स, है तो एकदम सेम ही है ना, बस वो इंटरेस्ट सेमी एनुअली है। तो कोई बता सकता है कि क्या चेंज आएगा? इंटरेस्ट है, हाँ सॉरी, हाँ इंटरेस्ट रेट हाफ हो जाएगी, डिस्काउंट रेट हाफ हो जाएगी, और टाइम डबल हो जाएगा। वो नहीं पढ़ते थे इंटर में, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग, है ना, डेली कंपाउंडिंग, डेली कंपाउंडिंग भी होता है, बेसिक में बताया था आप लोगों को, ई की पावर आर टी, है ना। फेस वैल्यू 1000 है, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम है, तो 8% पर एनम करे तो 1000 रुपये पे 8% करते हैं, पर अब इसको इंटू 6/12 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा। 8% तो पर एनम है, पर अब इसको आधा करना पड़ेगा, 40 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और रिडेम्पशन वैल्यू तो स्टूडेंट्स 1100 रुपये ही रहेगी, रिडेम्पशन वैल्यू तो 1100 रुपये ही रहेगी। तो अब जब हम टाइम लिखेंगे ना, जब हम पीवी करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट अब जब हम टाइम लिखेंगे ना
तो टाइम जो है वो आएगा 1-20। अब आप 1-20 लिखोगे और रिडेम्पशन पीरियड जो है वो 20 लिखोगे, 10 नहीं लिखोगे, डबल कर दो सबको। तो 1-20 एंड 20 और अमाउंट होगा हर साल तो हर 6 महीने में तो 40 रुपये और लास्ट में जाके 1100 रुपये रिडीम हो जाए। अब जब इसकी पीवी करोगे ना तो पीवी भी 10% से नहीं होगा, पीवी भी 5% से होएगा, 5% से होएगा ना। तो करिए 1 डिवाइड बाय 1.05, तो कितना आ रहा है 0.377 आ रहा है क्या, और -1 डिवाइड बाय 0.05, तो क्या ये 12.462 आ रहा है। तो 40 इंटू 12.462, तो ये आएगा 498.48 एंड 1100 इंटू 0.377, तो 414.70। तो ये 913 रुपये 18 पैसे आ रहा है। पहले कितना आ रहा था 915 रुपये, अब आ रहा है 913 रुपये। थोड़ी सी वैल्यू गिर गई है ना, सेमी एनुअली मिल रहा है तो वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। अच्छा, फिर से वही आंसर देना है। क्या आंसर देना है सर? theoretical value of bond is 913.18 और students actual value of bond is equals to rupees 900। थ्योरिटिकल वैल्यू है 913 रुपये और एक्चुअल में वैल्यू है 900 रुपये। क्या बोलेंगे? बीइंग अंडर वैल्यूड, फिर से सस्ता ही है। सस्ता कैसे हुआ सर? हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू 913 और मिल रहा है ये 900 में ही, तो सस्ता मिल रहा है ना। तो बीइंग अंडर वैल्यूड द बॉन्ड शुड बी परचेज्ड, द बॉन्ड शुड बी परचेज्ड। समझ में आ रहा है सबको? इजी टॉपिक चल रहा है ना। में थोड़ा सा आगे एक दो टॉपिक हार्ड है बॉन्ड में ही, बाकी वैसे तो नॉर्मल टाइम वैल्यू में नहीं लगाना। जिसको टाइम वैल्यू में नहीं समझ में आती है वो इन सबको आराम से कर सकता है। टाइम वैल्यू मनी में दिक्कत है तो मुझे बोल देना, मैं टाइम वैल्यू मनी के लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग को थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा। देख लेना टाइम वैल्यू मनी कैसे करते हैं। होमवर्क करना है स्टूडेंट्स आप लोग को, होमवर्क करना है। चलो नहीं करना है, नहीं करना है, एक तो करना है। कौन सा करना है? होमवर्क कर लेना आप। नवंबर 03 N03 होमवर्क कर लेना, इसी टॉपिक का ही है ना कि रिडीम कर रहे हैं डिवेंचर्स को, तो उसकी वैल्यू निकालो। इतना रखते हैं आज।